सो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई कोई भी प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ पे जाता है ना। उस एलिप्टिकल पाथ का ये जो फोकस है उसमें से किसी एक फोकस पे सन रहेगा, और एलिप्टिकल पाथ पे जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करेगा। सी डी हमारा माइनर एक्सिस होता है, ए बी मेजर एक्सिस होता है, ये सब हमें पता है। जो जो सबसे पास वाला जो पॉइंट है ना प्लैनेट का उस सन से, तो दैट इज पेरिजी। और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको हम लोग एपोजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, जो फारदेस्ट पॉइंट का आर मैक्स हो गया, और जो नियरेस्ट पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है आर मिनिमम हो गया। मेजर एक्सिस जो है ये ए बी को कर रहे हैं, मेजर एक्सिस 2a के बराबर है, ठीक है ना। F1 एंड F2 आर टू फोकस ऑफ द एलिप्स। और हमें पता है डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या बोलता है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। मतलब PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ ए के बराबर, ठीक है। जहाँ पे ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। और ए ट्वाइस ऑफ ए बेसिकली किसके बराबर होगा, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम के बराबर। तो ए को क्या लिखेंगे, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाय 2, तो मीन डिस्टेंस हो गया बेसिकली तुम्हारा। टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट केपलर फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग 3 लॉज, है ना। पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। Each planet revolves around the sun in elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci as shown in the figure. The planets move around the sun in an elliptical orbit. Ellipse has two focuses, S and S dash. Sun remains at one focus. मान लो S पे हमने मान लिया कि sun is present there. Now ये जो डिस्टेंस है ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है PA और BC। अब ये जो OB करेंगे तो ये सेमी माइनर एक्सिस है, और OP करेंगे तो ये बेसिकली तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस है, A और B हो गया। पॉइंट P एंड A ऑन द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पेरिजी। P जो है नियरेस्ट पॉइंट है उसको पेरिजी कहेंगे, एंड A इज द फारदेस्ट पॉइंट, उसको एपोजी कहेंगे, एंड रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन रेस्पेक्टिवली। जो इसेंट्रिसिटी है इस एलिप्स का, इसेंट्रिसिटी हमें पता है OS मतलब C/A होता है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C/A। C क्या है, इस फोकस का सेंटर से डिस्टेंस है C। तो C इज इक्वल टू ए ही हो गया। तो इसीलिए फोकस का जो पोजीशन है C,0 जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग AE,0 भी लिख सकते हैं, -C,0 -AE,0। तो जो पेरिजी का जो डिस्टेंस है दैट इज AS क्या हो जाएगा बेसिकली, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, पेरिजी विल बी इक्वल टू PS, और जो एपोजी है दैट इज इक्वल टू AS, ठीक है। तो PS इज OP माइनस OS कर देंगे, OP A माइनस AE, मतलब A इंटू 1 - E, ये हमारा पेरिजी का डिस्टेंस हो जाएगा। और A प्लस AE कर देंगे, A इंटू 1 + E, ये हमारा एपोजी का डिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड जो केपलर का लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। तो सेकेंड लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ एरियाज। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है कोई भी प्लेनेट जब किसी भी सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो रेडियस वेक्टर drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal interval of time. That is the aerial velocity of a planet around the sun is constant. तो ये जो एरिया कवर करेगा dt टाइम में, तो बेसिकली dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।
Now, linear velocity of the planet is more when it is closer to the sun than it is when it is away from the sun. अब देखो, because यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो कम डिस्टेंस भी कवर करेगा तो एरिया ज्यादा स्वीप करेगा. यहाँ पे बिकॉज रेडियस कम है तो इसीलिए इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेम एरिया कवर करने के लिए. ठीक है. तो इस जहाँ पे मतलब जब जब ये सन के पास आता है तब स्पीड इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे, और जब सन से दूर होगा तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगा. तो मिनिमम स्पीड कब होगा? जब ये एपोजी पे होगा. मैक्सिमम स्पीड कब होगा? जब ये पेरिजी पे होगा. So aerial velocity is area swept by time. dA is area swept by the line joining the sun and the planet in time dt. According to Kepler's law, dA upon dt is equal to constant. Law of periods. So basically, square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. So basically, mean distance. So square of mean distance semi-major axis here, t square is proportional to a cube, or t square is equal to ka cube, where k is the constant of proportionality. For two different planets, we can write t1 square upon t2 square is a1 cube by a2 cube. Thus, larger the distance of a planet from the sun, the larger will be its period of revolution around the sun. So, period of revolution of the farthest planet, Pluto, around the sun is 247 years, while that of the nearest planet, Mercury, is 81 days. ठीक है. So ये सारा चीज एक जगह बताया हुआ है तुम्हारा. तो ये देखो, सन एक फोकस पे है. मिनिमम डिस्टेंस जो है वो पेरिजी का होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस एपोजी का होगा. जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वहाँ स्पीड मिनिमम होता है ना. एपोजी पे स्पीड मिनिमम होगा, पेरिजी पे स्पीड मैक्सिमम होगा वीपी. ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, बी हमारा सेमी माइनर एक्सिस है. अब स्पीड ऑफ प्लैनेट एट एपोजी एंड पेरिजी जो वैल्यू निकालना होगा. डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी जस्ट नीड टू नो द वैल्यूज. सो जो एपोजी पे जो इसका वैल्यू है दैट इज रूट अंडर जी एम बाय ए 1 - e/1 + a. और पेरिजी पे जो इसका वैल्यू है रूट अंडर जी एम बाय 1 + e/1 - a. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके ये हम लोग निकालते हैं. Now let's do few questions जो इस पे बेस्ड हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एचसी वर्मा पे मूव कर सकते हैं. सो देखो, planet of mass m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. ठीक है. So जो planet है जिसका mass m है moves along an ellipse around the sun, and so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. Find the angular momentum of this planet relative to the center of the sun. तो हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है. मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस r1 और r2 दे रखा है. सो ये देखो, तो लेट्स से ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है. सॉरी, फिगर ठीक बना लेते हैं. Planet of mass m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1. तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो गया r1 और जो मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया r2. एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट रिलेटिव टू द of this plane relative to the center of the sun. ठीक है. सो देखो,
मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, अप्लाइंग conservation of angular momentum at 1 and 2। तो जो मान लो यहाँ पे जो स्पीड है ये v1 है और यहाँ पे जो स्पीड है v2 है। mv1 into r1 is equal to mv2 into r2। इसका मास m है प्लैनेट का, ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो गया v1 r1 is v2 r2। v2 को हम लोग लिख सकते हैं v1 r1 अपॉन r2। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग, है ना, देखो अब हम लोग को यहाँ पे अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग यूज करें, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखो 1 पॉइंट पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम एम अपॉन r1 इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन r2। अब देखो स्मॉल m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r1 v2 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r2। v2 का वैल्यू अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन कर दें, सो फ्रॉम 1 and 2 v1 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। अब ये v2 स्क्वायर की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं v1 r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस 2gm बाय r1 v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर is equal to minus of 2gm अपॉन r2। अब इसको इस तरफ लेके चले जाओ, r1 देखो r2 से बड़ा है, मतलब ये वाले टर्म को 2gm कॉमन ले लोगे 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले गए और इसको राइट साइड ले गए, v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 2gm r2 माइनस r1 माइनस r2 r1 माइनस r2 बाय r1 r2 is equal to v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। ये कैंसिल करोगे तो एक r2 बस बचेगा और r1 माइनस r2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे r1 प्लस r2 बचेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख रहे हैं, सो हम लोगों को पहले तो v1 स्क्वायर निकाल लो, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm इंटू r2 बाय r1 1 बाय r1 प्लस r2, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm r2 डिवाइडेड बाय r1 इंटू r1 प्लस r2,
ठीक है, अब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv1r1, कोई भी कर लो, mv1r1 या mv2r2, हम लोग तो v1 निकाले हैं तो mv1r1 यूज कर लेते हैं। सो m इंटू यहाँ पे v1 इज √2 gm r2 बाय r1 प्लस r2 इंटू r1। ठीक है, r1 को अंदर लेके चले जाओ, यहाँ पे अंदर जब स्क्वायर रूट के अंदर इसको लेके आ जाओगे, कहाँ पे लिखो, आई एम राइटिंग इट हियर, सॉरी। सो यहाँ पे लिख लेंगे L इज इक्वल टू R1 अंदर लेके चले गए हैं तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो एक R1 है उससे कैंसिल हो जाएगा, और M को अंदर ले जाएंगे तो M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर √2g कैपिटल M स्मॉल m का होल स्क्वायर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now the mean distance of Mars from the Sun is 1.524. ठीक है, 1.524 times the distance of the Earth from the Sun. ठीक है, the period of revolution of Mars from the Sun will be Mars around the Sun. देखो T square is proportional to, right, mean distance a cube। ठीक है, ये हम लोग का केपलर्स थर्ड लॉ है। तो इससे आ जाएगा जो टाइम पीरियड ऑफ मार्स बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू mean distance of Mars by mean distance of Earth raised to the power 3/2. Time period of Mars is time period of Earth into AM by AE raised to the power 3/2. Time period of Earth कितना है? 1 year है, into mean distance of Mars is 1.524 times the mean distance of Earth। मतलब AM by AE 1.524 हो जाएगा raised to the power 3/2। So this is equal to 1.524 raised to the power 3, so this is 1.88, so 1.88 Earth year। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट है, इमेजिन अ लाइट planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r raised to the power minus 5 by 2, then t square is proportional to. तो हम लोग को ये निकालना है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है ना, तो टी स्क्वायर जो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल था वो नहीं होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम लोग को करना है. तो लाइट प्लैनेट है मूविंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर माइनस 5 by 2. ठीक है. सो क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है होगा सर्कुलर ऑर्बिट में. तो देखो m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू k बाय प्रोपोर्शनल है. मान लो m ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तुम लिखते हो r माइनस 5 by 2, तो m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू k r माइनस 5 by 2. इसको लिख सकते हैं k r रेज टू द पावर k डिवाइडेड बाय r 5 by 2. अब इससे हमारा आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m r 5 by 2 प्लस 1 r 7 by 2 हो जाएगा. r से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 by 2 प्लस 1 r 7 by 2 हो गया. ठीक है. तो मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो गया. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट. तो इसका मतलब दिस इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाय k m r 7 by 2. So t square is equal to 4 pi square m अपॉन k, ये पूरा कांस्टेंट है, r 7 by 2. सो इसका मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 7 by 2. सो ये ऑप्शन 2 है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question है, mass of the sun if the mean radius of Earth's orbit is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer and g is this much. ठीक है. सो हम लोग को मास ऑफ सन निकालना है. हमें पता है स्पीड v, ऑर्बिटल स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड रूट अंडर gm अपॉन r होता है. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रिपिटल फोर्स जी एम एम है ना, स्मॉल एम ए जी एम एम
अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. इसको कट करोगे, एम कट करोगे तो v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर. तो उसी से आया v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करेगा सन को. अब ये v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर आ गया. हमें पता है जो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय v, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर रूट अंडर आर बाय जी एम हो गया टाइम पीरियड. अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी एम. हम लोग को मास ऑफ सन निकालना है. m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी टी स्क्वायर. इसमें वैल्यूज अब पुट कर लो. 4 इंटू 3.14 स्क्वायर. मीन रेडियस दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू टाइम पीरियड हम लोग को लेना है. ठीक है, 1 ईयर है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 16. और इसमें अब वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, केजी में मास आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 1.5 क्यूब divided by 6.67 into 365 into 16. So this is 6.32 4 into 3.14 square 1.5 10 to the power 33 और 10 to, लेकिन फिर से सॉल्व करते हैं. 4 into 3.14 square 1.5 cube divided by 6.67 365. तैंतीस और ये 44. 6.32 10 to the power 44 minus of 7. 57. गलती कर रहे हैं हम लोग कुछ. ओह, आई एम सो सॉरी. इसका स्क्वायर है, जीटी स्क्वायर था ना. So we have 4 into 3.14 square 1.5 cube divided by 6.67 into 365 24 60 60.
So this is 2 into 10 to the power minus 14 into 10 to the power 44. So this is 2 into 10 to the power 30 kg. So ये ऑप्शन होगा 2 into 10 to the power 30 kg, ऑप्शन 3. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Okay. Now we'll start with the numericals of तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है. ये लास्ट पॉइंट है. इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का डिफरेंस क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी व्हिच मेजर्स इट्स इनर्शिया इज कॉल्ड इट्स इनर्शियल मास. तो हम लोग जितना भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जितना भी करते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह, वो सब इनर्शियल मास पे बात कर रहे होते हैं. इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट. ठीक है. तो inertia is equal to applied force, inertia mass is equal to applied force by acceleration, F by A. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये आता है F is equal to ma, तो m is equal to F by A. और ग्रेविटेशनल मास क्या हो गया? द मास ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ acting upon it is called its gravitational mass. So if capital M is the mass of the earth and r is its radius, then according to Newton's law of gravitation, the gravitational pull acting on the body of mass mg placed on the earth's surface is given by gm into mg. mg missing है यहाँ पे. gm into mg divided by r square. So ये हमारा gravitational mass mg क्या हो जाएगा? f into r square by gm. ये हमारा gravitational mass हो गया. So the greater the gravitational mass of the body, the greater is the gravitational pull of the earth. तो दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का. तो इन जनरल जो भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उसमें सेम ही आता है वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज नहीं आता है ना. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल मास होगा या इनर्शियल मास होगा, बट दो कॉन्सेप्ट है मास निकालने का. Now this first question, so ये बेसिकली अब हम लोग एचसी वर्मा कर रहे हैं. So three particles A, B and C each of mass m are placed in a line. देखो तीन पार्टिकल है A, B और C, तीनों का मास m है. यहाँ पे भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m. So three particles A, B and C each of mass m are placed in a line with AB is equal to BC is equal to D. So this is equal to D. Find the gravitational force on a fourth particle P of same mass. तो हम लोग को ये चौथा पार्टिकल यहाँ पे है m, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, सेम मास, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट B. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी डिस्टेंस d के बराबर. ठीक है. ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC. अब देखो यहाँ पे ये d है, ये d है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा. सिमिलरली ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया. अब जो ग्रेविटेशनल पुल है यहाँ पे A के वजह से जो P पे ग्रेविटेशनल पुल होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. और यहाँ पे C के वजह से जो P पे ग्रेविटेशनल पुल है, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. तो ये जो फोर्स है ना, ये मान लो FA हो गया, FC हो गया और ये FB हो गया. तो ये दिस इज
FA sin 45 डिग्री, FC sin 45 डिग्री, ठीक है। FA FB, तो FA sin 45, FA और FC बराबर है, ठीक है। सो FA इज इक्वल टू FC। अब देखो ये डी रूट डी है, ये रूट 2D हो जाएगा डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस रूट 2D है। सो FA is equal to FC, sorry, FA is equal to FC is equal to G M1 M2 M into M divided by रूट 2D का होल स्क्वायर, GM स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। और इनका जो साइन कंपोनेंट है FA इज इक्वल टू FC है। अब यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट सबको जो ऐड करेंगे नेट फोर्स, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, FA sin 45 डिग्री और FC sin 45 डिग्री। हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो नेट फोर्स इज अलोंग PB इज इक्वल टू FA cos 45 प्लस FB प्लस FC cos 45। तो FA cos 45 मतलब GM स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, ये FA FC बराबर है, तो 2 इंटू GM स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस FB मतलब GM स्क्वायर बाय D स्क्वायर। देखो ये 2 और ये 2 कट गया, सो दिस इज GM स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। GM स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर को बाहर कर लो, 1/√2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा नेट फोर्स हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the distance of a point from the Earth's center where the resultant gravitational field due to Earth and the Moon is 0। तो मान लो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ मून है, इनके बीच में अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच में कोई पॉइंट है, मान लो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस x है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10⁸ मीटर माइनस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे लेट्स से ए पॉइंट पे distance of a point from the earth center where the resultant gravitational field due to earth and the moon is 0। तो इस पॉइंट पे लेट्स से 0 है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया, एंड दैट ऑफ मून, मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून हम लोग को निकालना है, दे रखा है
हम लोग को ये वाला डिस्टेंस x निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, सो एट ए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो वहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, है ना। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा और मून की वजह से इधर होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए अगर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होना है। तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, सो दिस इज GME बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू GMM, मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा GMM बाय 4 into 10 to the power 8 माइनस x का होल, ठीक है। नाउ अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, g और g कैंसिल हो गया, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 4 divided by x square is equal to mass of moon 7.4 into 10 to the power 22, 4 into 10 to the power 8 minus x का होल स्क्वायर। ये इसको कैंसिल करेंगे, 10 square 600, so this is 600 by 7.4 x square by 4 into 10 to the power 8 minus x का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 7.4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो हमारा 600 डिवाइडेड बाय 7.4 स्क्वायर रूट 9, अप्रोक्सीमेटली 9 आता है, इज इक्वल टू x बाय 4 into 10 to the power 8 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 into 10 to the power 8 minus 9x is equal to x, 36 into 10 to the power 8 is equal to 10x, x is equal to 3.6 into 10 to the power 8. So distance from the earth where the net gravitational field is 0 is 3.6 into 10 to the power 8 meter. Is it clear, बच्चों? लिख लिया बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी,
two particles of equal mass go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. So दो पार्टिकल है, ठीक है, two particle of equal mass so these particles will go around a circle, right? So two particles of equal mass go around a circle of radius r. इसका radius r है. The action of their mutual under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो अब देखो ये r है radius, ये भी distance r हो जाएगा. टोटल जो है 2r distance हो गया दोनों मास के बीच में. तो फोर्स जो ग्रेविटेशन का दोनों के बीच में लगेगा, दिस इज gm into m. इक्वल मास है, दोनों का मास m मान लेते हैं. gm into m, m1 m2 by r square, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. और ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर. ठीक है. सो अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं. m और एक सिंगल m कैंसिल हो गया, r और एक सिंगल r कैंसिल हो गया. v स्क्वायर इज gm अपॉन 4r. so this will give us v is equal to root under gm upon 4r. क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Now two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are kept 1 meter apart and are released to move under mutual attraction. Find the speed of A when that of B is 3.6 centimeter per hour. What is the separation between the particles at that instant? तो मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल है A and B. So this is A and this is B of masses 1 kg. Mass of A is 1 kg and mass of the other one is equal to 2 kg. So two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg are kept 1 meter apart and are released to move under mutual attraction. तो इनिशियल जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर. ठीक है. Find the speed of A when that of B is 3.6 centimeter. तो ये दोनों अब अट्रैक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया और मान लो B वाला कहीं यहाँ पे आ गया. ठीक है. सो अब हमें निकालना है कि इनके बीच का एक तो सेपरेशन निकालना है. मान लो इनके बीच का सेपरेशन इस इंस्टेंट पे D है और उस समय कह रहा है कि इसका जो, ठीक है, इस वाले जो पहला वाला मास है उसका जो स्पीड A वाले का, फाइंड द स्पीड ऑफ A. हम लोग को VA निकालना है when that of B is, velocity of B is equal to 3.6 centimeter per hour. तो देखो
अब अगर हम लोग इसको पूरे सिस्टम मानते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया। इफ बोथ, तो जब इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहा होता है तो नेट मोमेंटम कंजर्व होगा, और उसके अलावा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमारा एनर्जी भी कंजर्व होगा। ठीक है, सो दोनों चीज को कंजर्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इफ बोथ ए एंड बी are considered as a system, then gravitational force so in that case the gravitational force is an internal force. This implies momentum and energy is conserved. Momentum and energy both are conserved. पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यहाँ पे ma इंटू वी ए इनिशियल वेलोसिटीज हम मान लेते हैं, यानी ma इंटू वी ए इज इक्वल टू mb इंटू वी बी, जो इस पॉइंट पे जब ये d डिस्टेंस अपार्ट है उस समय मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। सॉरी, ma बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। एक मिनट, सॉरी, ये फाइनल मोमेंटम है ma va प्लस mb vb, और इनिशियली दोनों मासेस क्या था, रेस्ट पे था, तो ma इंटू जीरो प्लस mb इंटू जीरो हो गया। अब ये देखो, ये टोटल जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो, इससे हमारा आ जाएगा ma va इज माइनस ऑफ mb vb। नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन के लिए है ना। ए अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें निकालना है ए का वेलोसिटी जब बी का वेलोसिटी दिया, बी लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट को अगर हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ma is 1 into velocity of A is minus 2 into velocity of B minus 3.6 centimeter per hour. So velocity of A is equal to 7.2 centimeter per hour. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तो 7.2 डिवाइडेड बाय, है ना, सेंटीमीटर है तो 100 कर देंगे, मीटर हो जाएगा। आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, सो दिस डिवाइडेड बाय आवर है, इनटू वी हैव 1 बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये हमारा 6 है 36 और 7.2 तो 2 इंटू 10 टू द पावर, सो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। तो हमें जो निकालना था पहला पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ए व्हेन दैट ऑफ बी इज 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ए इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड एट दैट मोमेंट। अब हम लोग को सेपरेशन निकालना है, तो सेपरेशन के लिए एनर्जी कंजर्व करेंगे। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
तो इनिशियल एनर्जी क्या है हम लोगों का, हाफ ए पॉइंट पे जो एनर्जी है, सो यहाँ पे देखिए जी, जो इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी इज जी एम ए इंटू एम बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर होता है, अपॉन आर मतलब 1 मीटर हो गया, इज इक्वल टू माइनस जी एम ए इंटू एम बी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ना इनिशियली जीरो है क्योंकि दोनों मास रेस्ट पे है, बाद में जब डी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा माइनस जी एम ए एम बी अपॉन डी, ये पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम ए हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये इक्वेशन सभी को? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था तो इसीलिए बस पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, यहाँ पे फाइनली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ दीज पार्टिकल्स। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास है माइनस जी टाइम्स एम ए इंटू एम बी मतलब 1 × 2 इज इक्वल टू माइनस जी 1 × 2 डिवाइडेड बाई डी प्लस ऑफ हाफ एम ए वी ए स्क्वायर हाफ इंटू मास ऑफ ए 1 है और वी ए स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं निकाला है हमने, 2 × 10⁻⁵। सो इसको 3.6 सेंटीमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो 3.6/100 1/60 × 60 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा। 2 × 1 × 10⁵ 10⁻⁵, सॉरी, होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास ऑफ बी इज 2 kg। ठीक, 2 × 10⁻⁵ का, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 × 10⁻⁵ और मास भी 2 kg है, हाफ इंटू 2 × ये हो गया इसका स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस 2g इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन डी प्लस ऑफ 10⁻⁻10/2 और ये 4 2s are 8 9 × 10⁻⁻10/2 हो गया, तो 4.5 × 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर ले रहे, ये देखो 0.5 हो गया और 2 2s are 4, 4 + 0.5 4.5 × 10⁻⁻10 हो गया, है ना। अब g का वैल्यू 6.67 × 10⁻, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके d का वैल्यू निकालेंगे, यहां तक लिख लो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिख लिया सबने यहां तक? यस सर। 2g अपॉन d इज इक्वल टू 2g मतलब 6.67 × 2 कर लेंगे, 13.334 10⁻⁻11 है तो 1.334 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज 1.334 प्लस 4.5 × 10⁻⁻10। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, 1.334 प्लस 4.5 5.834 10⁻⁻10 है,
नाउ डी का वैल्यू निकालना है. सो डी इज इक्वल टू I'm doing it here. D will be equal to 2g divided by मतलब 2 into 6.67 10 to the power minus 11 divided by 5.83 10 to the power minus 10. So 2 into 6.67 2.28. So D is equal to 0.2.28 0.22 हो जाएगा. टू जी अपॉन 5.83. हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए इसीलिए हम लोग का गलत आंसर आ रहा है. ये जो है ना, ये 1 जो केजी है, वीए जो है, वीए वॉज 2 इंटू 10 टू द पावर -5. तो हम लोग को यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -5 करना था और इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -5 करना था. यहाँ से फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसको कट कर दो. ठीक है, और इससे कैलकुलेट करोगे ना, इसको एक मिनट, ये इक्वेशन कोई लिख लो और मुझे बताना. अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना. हैव यू रिटन इट यहाँ तक? सबने लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया बच्चों यहाँ तक? हाँ सर. यस सर. जो इक्वेशन था एक बार बताना हमको. इक्वेशन क्या था? माइनस ऑफ जी इंटू, कोई प्लीज रीड आउट करो इक्वेशन. लिखा नहीं है आप लोग? माइनस जी इंटू 1 इंटू 2 माइनस जी इंटू 1 इंटू 2 is equal to minus g into 1 into 2 by d plus 1 by 2 into 1 into 10 raised to the power minus 5. 2 इंटू 10 टू द पावर -5. 1 के साथ 2 इंटू 10 टू द पावर -5 था ना. वीए Yes. हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 निकल गया था, होल स्क्वायर, प्लस 1 by 2 into 1 into 10 to the power -5 का होल स्क्वायर. Yes. ये इक्वेशन. ठीक, थैंक यू. सो वी हैव 2g by d. इसको हम लोग इधर लेके चले गए LHS में और इसको राइट साइड में लेके चले गए. इज इक्वल टू 2g 2 इंटू 6.67 10 to the power -11 प्लस 4 by 2 2 हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -10 प्लस 1 into 10 to the power -10. So 2g upon d is equal to 2 into 6.67
into 10 to the power minus 11. 2 plus 1 3 हो गया. 3 into 10 to the power minus 10. ठीक है. So 2 into 6.67 करो 1.334. So this is 4.334. 10 to the power minus 10. D is equal to 2 into 6.67 10 to the power minus 11 by 4.334 10 to the power minus 10. So 2 into 6.67 divided by 4.334. Okay. So this is 3 into 10 to the power minus 1 or 0.3 meter. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर आज यहाँ पे, है ना. तुम लोग इसको रिवाइज कर लेना और तुम लोग को डीपीपी भेजा है मैंने एक करने के लिए, वो डीपीपी कर लेना. ठीक है. होमवर्क तुम लोग का वो डीपीपी है, उस डीपीपी को कर लेना. और भी डीपीपी भेजेंगे तुमको.